किताब वही, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। आज रीति सिद्ध कवि के बारे में पढ़ेंगे। बिहारी 1606 को जन्म और 1663 में गोलोकवास। बिहारी का जन्म सन 1606 के लगभग हुआ। शुक्ल जी का अनुमान है कि वे 1663 तक विद्यमान रहे। बिहारी रीति काल के सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय कवि हैं। वे रीति काव्य के प्रतिनिधि कहे जा सकते हैं। उन्होंने काव्यांग निरूपण नहीं किया, किंतु उनकी रचना में काव्य रीति रची बसी है। वे जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे, वहां उनका काफी सम्मान था। बिहारी के यश का आधार सत सही है। इतना कम लिखकर इतना अधिक यश कम साहित्यकारों को मिला होगा। बिहारी सत्से की लोकप्रियता का यह हाल है कि इनकी 50 टीकाएं लिखी जा चुकी है और यह काम अभी बंद नहीं हुआ है। बिहारी मूलतः श्रृंगार के कवि हैं। यद्यपि उन्होंने भक्ति और नीति के भी धार्मिक दोहे रचे हैं। बिहारी के श्रृंगारी दोहों में सामंती जीवन का वैभव विलास ही नहीं चित्रित हैं, वे सामान्य गृहस्थ के दैनंदिन जीवन के भी सरस चित्र खींचते हैं। देवर, भाभी, जेठ, ननद, सास, पड़ोसिन, वैद्य, ज्योतिषी, खेत, बाग, सरोवर सब के संदर्भ में श्रृंगार के चित्र खींचते हैं। बिहारी का विषय सीमित हैं, लेकिन आधार फलक सीमित नहीं। श्रृंगार अन्य प्रकार के मनोविकारों से टकराता नहीं, इसलिए संकीर्ण लगता है। बिहारी बहुज्ञ थे। उन्होंने अपनी विस्तृत जानकारी का उपयोग अपनी रचनाओं में किया है। एकाध दोहों में उन्होंने सामंतों को ठीक मार्ग पर चलने या नीति के पालन का उपदेश भी दिया है। बिहारी अनुभवों के विधान से भाव की व्यंजना में निपुण हैं। यह उनका प्रिय कौशल है। इसके लिए वे नायक नायिकाओं की चेष्टाओं का वर्णन निहायत सधे ढंग से करते हैं। इस बहुचर्चित दोहे में उनकी यह निपुणता देखी जा सकती है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे भोहन हंसे देन कहे नटी जाए। लेकिन बिहारी जब काव्य रूढ़ियों की सहायता से वस्तु व्यंजना के लिए चमत्कार दिखाने लगते हैं, तब वे केशवदास के बहुत समान लगते हैं। ऐसे दोहों की अतिशयोक्ति मार्मिकता नहीं उत्पन्न कर पाती, अविश्वास या विनोद की वस्तु बन जाती है। बिहारी के एकाध दोहे ऐसे भी हैं जो उनके अनुरागी चित्त की सहज अभिव्यक्ति है। जैसे ये दोहा, सघन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद समीर, मन वे जात अजो वहे, वाह जमुना के तीर। लेकिन ये निरलंकृति बिहारी के यहाँ दुर्लभ है। वे मूलतः उस दरबारी विदग्धता के कवि हैं जो उस समय हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के साहित्यों के सामंत आश्रित कवियों की यहाँ मिलती है। देव 1673 से 1767। देव का जन्म 1673 में हुआ और इनकी मृत्यु का समय 1767 के आसपास माना जाता है। ये अनेक आश्रयदाताओं के यहाँ रहे और इन्होंने उनकी रुचि के अनुकूल रचनाएं की। इनके रचे ग्रंथों की संख्या काफ़ी है। उनमें कुछ इस प्रकार हैं: भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, सुख सागर, तरंग, अष्टयाम, प्रेम चंद्रिका, काव्य रसायन। देव रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों में से हैं। इनकी तुलना बिहारी से की गई है। बिहारी बड़े कि देव, इसे लेकर हिंदी आलोचना में काफ़ी लिखा गया है। देव ने भी लक्षण ग्रंथ लिखे हैं, अतः इन्हें रीतिकाल के आचार्य कवियों की कोटि में रखा जा सकता है। किंतु देव मूलतः आचार्य नहीं, कवि ही थे। देव में मौलिक रचनाकार की प्रतिभा और सहृदयता प्रचुर मात्रा में थी। लोकप्रियता की दृष्टि से वे बिहारी से बहुत पीछे नहीं हैं। देव की काव्य भूमि बिहारी से कहीं अधिक व्यापक है। उन्होंने प्रकृति के क्रियाकलाप को देखकर अनेक उत्तम रूपक बांधे हैं। जैसे इस कविता में, डार द्रुम पालना बिछोना नव पल्लव के सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे के कीर बहरावे देव, कोकिल हल्लावे हुल सावे कर तारी दे, पुरित पराग सो उतारो करे राई लोन, कंज कली नाई का लता सिर सारी दे, मदन महीप जू को बालक वसंत ताहे, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। देव रीतिकाल के
ऐसे दुर्लभ कवि हैं जो रूढ़ियों की सहायता के बिना केवल स्थितियों की योजना से मार्मिकता पैदा कर सकते हैं। इससे उनकी कविता में नाटकीयता आती है और जिन मनोविकारों या भावों का चित्रण किया जाता है वे साक्षात हो उठते हैं। इसलिए देव में उत्कृष्ट बिंब विधान पाया जाता है। जैसे इन पंक्तियों में, बड़े बड़े नैन सो आंसू भरी भरी ढरी, गोरो गोरो मुख आज ओरों सो बिलानो जात। देव काव्य कला के कुशल कवि हैं, किंतु चमत्कार या काव्य रूढ़ियों के आधार पर रचना करने की प्रवृत्ति उनमें बिहारी की अपेक्षा कम है। देव काव्य कला के कुशल कवि हैं, किंतु चमत्कार या काव्य रूढ़ियों के आधार पर रचना करने की प्रवृत्ति उनमें बिहारी की अपेक्षा कम है। इसलिए उनमें चमत्कार करने की अपेक्षा रमाने की प्रवृत्ति अधिक है। भूषण सन 1613 से 1715 तक। भूषण ने शिवाजी की तो प्रशंसा की ही है, छत्रसाल की भी की है। ये रीतिकाल के दो प्रसिद्ध कवियों चिंतामणि और मतीराम के सगे भाई थे। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण कहा, फिर ये इसी नाम से प्रसिद्ध हो गए। वास्तविक नाम कुछ और रहा होगा। ये वीररस के कवि थे। इन्होंने रीतिकाल की परंपरा में एक अलंकार ग्रंथ शिवराज भूषण भी लिखा। तो शिवराज भूषण कैसा ग्रंथ है? अलंकार ग्रंथ है। इनके जो अन्य ग्रंथ मिलते हैं वे हैं शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। रीतिकाल कविता का प्रधान स्वर श्रृंगार का है, भूषण का स्वर वीरता का है। इसलिए ये रीतिकाल के विशिष्ट कवि हैं, लेकिन भूषण के महत्व पर विचार करते समय कुछ और बातों की ओर भी ध्यान जाता है। रीतिकाल में कुछ अन्य कवियों ने भी वीरता की कविताएं लिखी है, किंतु उनको भूषण की प्रसिद्धि नहीं मिली। इसका प्रमुख कारण यह है कि काव्योत्कर्ष की दृष्टि से वे इस क्षेत्र में भूषण जैसे कवि नहीं हैं। भूषण ने अपनी काव्य पंक्तियों में अनेक ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लेख किया है, जैसे अफजल खां का शिवाजी द्वारा मारा जाना, दारा की औरंगजेब द्वारा हत्या, सूरत पर शिवाजी का अधिकार, खजूबा का युद्ध, शिवाजी का औरंगजेब के दरबार में जाना आदि। भूषण ओज के कवि हैं। उनकी कविता में टंकार के साथ झंकार भी सुनाई पड़ती है। वे कभी कभी व्यंग्य भी करते हैं कि दारा की न दोरी यह रार नहीं खजुबे की। उनके यहाँ जो थोड़ी बहुत भाषागत अव्यवस्था मिलती है उसका कारण उत्साह का अतिरेक हो सकता है। भूषण काव्य रीति में वीरता को ढालने वाले कवि हैं। उनके काव्य में श्लेष आदि का पूरा उपयोग मिलता है। भूषण ने अपनी कविताओं में मुस्लिम शासक औरंगजेब द्वारा हिंदुओं के धर्म परिवर्तन पर क्षोभ प्रकट किया है। शिवा की प्रशंसा करते हुए उन्होंने लिखा है कि शिवा जो न होत तो सुनत होती सब की। उनकी भाषा में अरबी फारसी के शब्द खुलकर प्रयुक्त हुए हैं। उनका एक प्रसिद्ध कविता इस प्रकार है कि इंद्रजिमी जंब पर, बाढ़व सु अंब पर, रावण सुधंब पर, रघुकुल राज है। पौनवारी वाह पर, संभुरति नाह पर, जो सहस्त्र बाहु पर, राम द्विज राज है। दावा द्रुम दंड पर, चिता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृग राज है। तेजतम अंश पर, कान जिमी कंस पर, त्यों मलेच्छ वंश पर, शेर शिव राज है। अब बात आती है मतीराम जी की। यह 1603 से 1701 तक। मतीराम रीतिकाल के प्रसिद्ध आचार्य हैं। अनुमानित है इन्हें भी अपने भाई भूषण के समान दीर्घायु प्राप्त हुई थी। इनके ग्रंथों के नाम हैं छंदसार, रसराज, साहित्यसार, लक्षण श्रृंगार और ललित ललाम। रसराज और ललित ललाम इनके यश के आधार ग्रंथ है। मतीराम रीतिकाल में भाषा की प्रभावमयता और भाव की सहजता के प्रतिमान हैं। उनकी शैली इतनी सहज है कि उनकी कविता अन्य रीतिकालीन कवियों से अलग लगती है। वे रीतिकाल में व्याप्त चमत्कारिकता से लगभग अछूते रचनाकार है। उनकी भाव योजना बिल्कुल सीधी होती है। वे बात को घुमा फिरा कर कहने में विश्वास नहीं करते। वे काव्य रूढ़ियों का कम से कम प्रयोग करते हैं। लक्षण ग्रंथों के रचयिता होने के बावजूद उनके काव्य में अलंकृत पद योजना बहुत कम मिलती है। मतीराम असामान्य स्थितियों का गुम्फन नहीं करते। तो बिल्कुल उनकी भाव योजना सीधी सीधी है। तो दैनंदिन जीवन की सामान्य स्थितियां कभी कभी विशिष्ट संदर्भ में किस प्रकार अलौकिक अनुभूति करा जाती है, इस ससीम रूपमय जगत के खंड कभी कभी किस प्रकार हृदय में संयोजित होकर अखंड और असीम का अनुभव कराकर हमें सार्थक कर जाते हैं, इसका पता मतीराम के अनेक पद्यों से लगता है। श्रृंगार के क्षेत्र में भक्त कवियों जैसी सहजता मतीराम की रचनाओं में मिलती है। रीतिकाल में इस दृष्टि से उनके सहचर केवल पद्माकर हैं। उनकी काव्यगत सहजता का उदाहरण है
क्यों इन आँखन सो निःशंक वे मोहन को तन पानी पपीजे नेकु निहारी कलंक लगे यही गांव बसे कहूँ कैसे है जीजे होत रहे मन यो मति राम कहूँ बन जाय बड़ो तप कीजे वे वन माल हिये लगिए अरु वे मुरली अधरा रस पीजे। अब बात आती है पद्माकर जी की। 1753 से 1833 तक पद्माकर का जन्म बांदा में हुआ। ये रीतिकाल के अत्यंत प्रसिद्ध व लोकप्रिय कवि हैं। अनेक गुणग्राहों द्वारा सम्मानित किए गए। सुगरा, सितारा, जयपुर, ग्वालियर के दरबारों में इनका आदर हुआ। हिम्मत बहादुर जो बांदा और अवध के नवाबों के सेनाधिकारी थे, के नाम पर इन्होंने हिम्मत बहादुर बिरुदावली लिखी। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हैं जगद विनोद, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, राम रसायन, गंगा लहरी, जगद विनोद लक्षण ग्रंथ हैं। पद्माकर भी मतीराम के समान भाषा और भाव की प्रवाहमयी सहजता के कारण लोकप्रिय है, किंतु पद्माकर की कविता श्रृंगार भक्ति वीरता तीनों भूमियों पर समान अधिकार के साथ रस का संचार करती है। तो किसकी कविता तीनों भूमियों पर समान अधिकार के साथ रस का संचार करती है? पद्माकर जी की कविता विभिन्न भावों के अनुरूप भाषा को सहज तौर पर ढाल लेने में सिद्ध हुए। पंडित रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास जी में दिखाई पड़ती है। पद्माकर के काव्य में कहीं कहीं विदग्धता भी मिलती है, लेकिन वह केंद्रीय भाव में ढल जाती है। पद्माकर में बिहारी की तरह समुचित बाह्य चेष्टाओं की योजना द्वारा आंतरिक भाव को व्यंजित करने की प्रतिभा थी, किंतु इनमें चमत्कार प्रियता नहीं के बराबर मिलती है। इनकी वीर रस की कविताओं में भूषण की तरह ही विरोचित ओज तो है, किंतु भाषा व्यवस्थित बनी रहती है। पद्माकर जी की गंगा लहरी में एक शांत कामी चित्त की कातरता और गंगा के महात्म्य पर अटूट श्रद्धा दिखलाई पड़ती है। पद्माकर के काव्य में बुंदेलखंड की प्रकृति का सजीव चित्रण हुआ है। इनकी काव्य भाषा में अनुप्रासों की छटा देखते ही बनती है। बिहारी और पद्माकर को रीतिकाल के दो छोर कहा जा सकता है। बिहारी रीतिकाल के प्रारंभिक श्रेष्ठ कवि हैं, तो पद्माकर अंतिम। यह कालावधि लगभग 200 वर्षों की है। पद्माकर के काव्य की विशेषता भावों को व्यंजित करने में समर्थ सजीव चित्र खींच देने में है। नीचे दिए हुए सवैये से इस कथन की पुष्टि हो जाएगी। फागु के भीर अभीर में गही गोविंद ले गही भीतर गोरी भाई करी मन की पद्माकर ऊपर नाई अबीर की झोरी छीन पितंबर कम्मर ते सुविधा दई मीड़ी कपोलन रोरी नैन नचाए कही मुस्काए लला फिरी आइयो खेलन होरी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं